नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंभीर रूप से हार्ट अटैक के मरीज अनिल कुमार शुक्ला को ग्रीन कॉरिडोर से 36 मिनट में रायपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं-12वीं बोर्ड का परिणाम जल्द ही घोषित कर सकता है। मशीन बेचने के नाम पर 64 लाख का चूना लगाने वाले को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लाया गया। तांदुला में लापरवाही बरतने का खामियाजा भुगतने के लिए ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र के वायर राड मिल में क्रेन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत अनिल शुक्ला को बुधवार की रात हार्ट अटैक आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के लिए चिकित्सकीय सुविधा नहीं होने से रायपुर रेफर किया गया। भिलाई से उसे ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से मात्र 36 मिनट में रायपुर पहुंचा दिया गया। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि अनिल शुक्ला की हालत बिगड़ती देख उसे अन्यत्र ले जाने के लिए कहा गया था। अब जल्द से जल्द रायपुर पहुंचाने ग्रीन कॉरिडोर के लिए पुलिस से संपर्क साधा गया। वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने बताया कि रायपुर के हॉस्पिटल में पूरी तैयारी हो चुकी है। कॉरिडोर बनाने की जरूरत पड़ गई। कौन थी? अनिल कुमार शुक्ला, स्मृति नगर निवासी, बार एंड रॉड मिल में क्रेन ऑपरेटर है। उनका कल हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट अटैक में सीवियर हार्ट अटैक था। उनको वेंटिलेट किया गया था और उनको तत्काल कैथ लैब में उनकी आगे का प्रोसेस होना था, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 के अस्पताल में कैथ लैब उपलब्ध नहीं है, हार्ट के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको रामकृष्णा हॉस्पिटल के द्वारा रेफर किया गया। और रामकृष्णा ले जाने के लिए फिर से ग्रीन कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो रामकृष्णा हॉस्पिटल से एम्बुलेंस वेंटिलेटर युक्त मंगाया गया और एम्बुलेंस वहाँ से 3:30 बजे चला और लगभग 4:15 बजे यहाँ पहुँच गया था। और अभी 5:10 में वेंटिलेट करके पेशेंट को रामकृष्णा हॉस्पिटल ले जाया गया और रामकृष्णा हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था ऑपरेशन को लेकर पूर्व में करके रखी गई है। जाते ही उनका ऑपरेशन होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा जल्द ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 10वीं-12वीं की कॉपियों की चेकिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले दिनों में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 दिनों में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। रिजल्ट की घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा की जाएगी। रिजल्ट घोषित होने के बाद उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड 10th 12th रिजल्ट 2022 इस वेबसाइट से ही आसानी से चेक कर सकेंगे। छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर सबमिट करना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित की थी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे के बीच आयोजित हुई थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट का इंतजार लगभग 6.5 लाख छात्रों को है। 12वीं में 2,93,685 छात्र शामिल हुए हैं। इनमें से 2,79,808 छात्र रेगुलर हैं और 3,617 छात्र प्राइवेट हैं। 10वीं की बात करें तो 3,80,027 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 3,77,677 रेगुलर और 2,360 प्राइवेट छात्र हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश व्यापी कार्य विस्तार योजना का शुभारंभ 5 मई से 20 मई को होगा, जिसमें प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी अपने मंडलों व बूथ केंद्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। जिसमें गुरुवार को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पटरी पार क्षेत्र पहुंचकर लोगों से चर्चा की। 5 मई से 20 मई तक भाजपा के प्रदेश व्यापी कार्य विस्तार योजना का शुभारंभ होगा, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी अपने मंडलों व बूथ केंद्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रमुख पदाधिकारी शक्ति केंद्रों में विस्तारक के रूप में पहुंचकर
कार्यकर्ताओं से अपने बूथ व शक्ति केंद्र को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसी तारतम्य में डॉक्टर सरोज पांडे भी पटरी पार मंडल पहुंची व कार्यकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमें राज्य सरकार की विफलताएं, उनकी वादा खिलाफी व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से सबको बताना है व उनसे सबको रूबरू करवाना है। 10 दिनों तक 10-10 घंटे प्रतिदिन हर बूथ में कार्यकर्ताओं को जाकर काम करना होगा। कार्य विस्तार योजना के तहत आज पटरी पार मंडल में मेरा स्वयं का आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य विस्तार योजना की 5 तारीख से शुरुआत हो रही है, जो आने वाले 20 तारीख तक चलेगी। ये योजना हम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं और हम मानते हैं कि बूथ जीता चुनाव जीता। हमारे बूथ को मजबूत करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने बूथ पर हमारे प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। गौड़ ब्राह्मण समाज अथवा सर्व ब्राह्मण समाज एकजुट होकर 1 मई से 8 मई तक अपने आराध्य देव भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन गुरुवार को किया गया। गौड़ ब्राह्मण समाज व सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जी की जयंती का आयोजन किया जाएगा। आगामी 7 मई शनिवार को श्री गौड़ ब्राह्मण समाज व सर्व ब्राह्मण समाज दुर्ग के द्वारा आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि अग्रसेन भवन स्टेशन से प्रारंभ होकर पोल साय पारा, इंदिरा मार्केट, मोती कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार, गांधी चौक समिति, सत्ती चोर दुर्गा मंदिर, परशुराम भवन व शिवनाथ नदी रोड जाएगी। शोभा यात्रा में सर्व ब्राह्मण समाज के सभी लोग शामिल होंगे। शोभा यात्रा को लेकर समाज के सम्मानित संरक्षण अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों सदस्यों को शोभा यात्रा में पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे। आयोजन को लेकर समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर समाजजनों में उत्साह का माहौल है। इसमें दुर्ग जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में निवास कर रहे 34 ब्राह्मण वर्ग व उपवर्ग के महिला पुरुष उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। ये 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन भगवान जी का जो जन्म हुआ था, उनके जो पिता हैं वो सप्तऋषियों में एक थे। तो जितने भी जो सप्तऋषि हैं जगत कल्याण के लिए, प्रकृति कल्याण के लिए, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो भी प्रयोजन भगवान के द्वारा है, उसी प्रयोजन के अंतर्गत 6वें अवतार के रूप में महाविष्णु ने परशुराम जी का जो अवतार था, आवेश अवतार कहा जाता है। और विधर्मियों का नाश के लिए, विधर्मी माने जो भी इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी अन्याय करेगा, जब जब महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, जब जब अन्याय होगा मैं किसी भी रूप में आऊंगा। आज भी हमारे आगे पीछे हम ये कल्पना करते हैं कि जब हम कष्ट में होते हैं तो हम ये कल्पना करते हैं, हे भगवान, और आपको जब काम हो जाता है तो उस समय भी आपको एक शांति मिलती है कि ईश्वर ने मुझे साथ दिया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर गौड़ ब्राह्मण समाज और सभी ब्राह्मण समुदाय इस प्रयास में है कि छत्तीसगढ़ में एक प्रेम और शांति का वातावरण निर्मित करने में सहयोगी भूमिका निभाए। सरकार को जहां भी इस प्रकार का जरूरत हो, हमारा ब्राह्मण समाज हमेशा सामने रहेगा, शांति के लिए, सेवा भाव के लिए और देशभक्ति के लिए, क्योंकि वर्तमान में हमें देशभक्त बनने का एक अवसर, एक सामने आके देश के प्रति समर्पण भाव रखने का ये समय है और इसी भाव को लेके गौड़ ब्राह्मण समाज कार्य। वहीं जन समर्पण सेवा संस्थान के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने भी कुछ इस तरह की जानकारियां दी। ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वाधान में सम्मानित अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा जी के मार्गदर्शन पर परशुराम भगवान की भव्य शोभा यात्रा दिनांक 7 मई दिन शनिवार को अग्रसेन भवन जो कि स्टेशन रोड पर स्थित है, वहां से भव्य शोभा यात्रा परशुराम जी की निकलेगी। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम जी की रथ और आकर्षित झांकियां, राउत नाचा, पंथी नाचा, बहुत सारे नृत्य संगीत के साथ भगवान परशुराम जी का जन संदेश को लेकर सभी ब्राह्मण समाज एक होकर इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए शिवनाथ नदी तट पुष्प वाटिका के पहले जो हमारा परशुराम भवन है वहाँ पर समाप्त होगी, जहाँ पर सभी विप्र बंधु, सभी ब्राह्मण समाज के लोगों के प्रसादी की व्यवस्था की गई है और सभी लोगों के वहाँ पर उद्बोधन, सभी लोगों का आशीर्वचन वहाँ पर दिया जाएगा। सर्व ब्राह्मण समाज, सभी ब्राह्मण समाज जितने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, भारत,
राजस्थान, जहाँ से भी आए हुए ब्राह्मण हैं, सभी लोगों को एकत्रित करके, सभी लोगों को एकजुट करके यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भगवान परशुराम जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाना और मानव सेवा का कार्य करना है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 26, 27, 28 और 29 मई को प्रदेश के अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर जिलों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बता दें कि आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2001 के जरिए कुल 171 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। दुर्ग जिले का भारी औद्योगिक क्षेत्र है बोरई रसमड़ा, जहां पर स्थापित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषण और पावर इंडस्ट्रीज हवा में जहर घोलने का कार्य कर रही है। प्रदूषण बोर्ड के तय मानकों के विपरीत रायपुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सुविधि स्टील द्वारा विशेषकर हवा में बड़ी मात्रा में डस्ट छोड़ रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रसमड़ा गाँव के ग्रामीण और पंचगण कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में दुर्ग पहुँचे। दुर्ग जिले के गांव रसमड़ा में रहने वाले 1200 राशन कार्ड धारी व 7000 से अधिक लोग रहते हैं और वे जीवित इंसान हैं। जीवित इंसान की तरह कल भी जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन यहां औद्योगिक क्षेत्र बोरई रसमड़ा में स्थापित औद्योगिक रायपुर स्टील पावर प्राइवेट लिमिटेड, सुविधि स्टील, पुष्प स्टील के द्वारा प्रदूषण, आयरन, कोयला के डस्ट हवा में छोड़ रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत रसमड़ा के द्वारा विगत 2 वर्षों से बार बार पर्यावरण प्रदूषण विभाग व जिला प्रशासन को पत्राचार करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत का निवारण 7 दिवस के भीतर नहीं होने की दशा में विवश होकर ग्राम रसमड़ा सरपंच एवं पंचों के द्वारा शासन प्रशासन के विरोध में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये ज्ञापन लेकर ग्राम पंचायत रसमड़ा के ग्रामीण जन व पंचायत प्रतिनिधि कलेक्टर के दुर्ग पहुंचे थे। कलेक्टर की अनुपस्थिति में 9 पदस्थ सहायक कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू को वस्तु स्थिति की जानकारी दी, जिस सहायक कलेक्टर ने इस विषय संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। शिकायत के विषय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों से ग्रैंड न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया, हम लोग अभी कलेक्टर महोदय के पास आए थे। पोल्यूशन इंडस्ट्रियल क्षेत्र रसमड़ा है, जिसका पोल्यूशन अत्यधिक हो गया, उसके संबंध में पहले भी हमने ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को 8 से 8 महीने पहले। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था कि सारा पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल समस्या है उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। जिला प्रशासन शासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। उसी के संबंध हम लोग 7 दिन अल्टीमेटम दिए थे, अभी दिए हैं फिलहाल भी कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैडम ने 15 दिन का टाइम लिए हैं कि 15 दिन के अंदर सारे समस्या का समाधान हो जाएगा करके। नहीं होगा तो फिर वही हमारे जैसे कि लेटर के अनुसार हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो भी रहेगा हमारे पंचायत स्तर पर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 15 दिन टाइम लिया है कि होगा करके। ऐसा पहले भी हुआ है, 1 महीने टाइम लेने के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ, और ये बात लगभग 8 महीने हो चुका है। ऐसा अगर आप देखें घर को, तो घर के ऊपर आयरन का डस्ट, जैसे पानी की वर्षा होती है, जैसे जमा होता है, वैसे ही आयरन डस्ट छतों पे, घरों में, और कोयले का डस्ट घरों में आ रहे हैं। सांस लेने से में बहुत परेशानी होता है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ग्रसित होते हैं और एकदम पूरा फेफड़े में जाके वो डस्ट जाके रुकता है, जिससे हम लोग को एकदम स्वास्थ्य खराब। इतना डस्ट है, इतना डस्ट का पीने का पानी से लेके हर चीज एकदम डस्ट से भरा हुआ है। हम त्रस्त होकर यहाँ आए हैं। मैं ग्राम पंचायत रसमड़ा का वार्ड क्रमांक 5 का पंच हूँ। हम लोग अपने ज्वलन समस्या जो इंडस्ट्री से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए हैं, जिसमें गांव वालों का समर्थन ना मिलने के बावजूद हम लोग को मजबूरन पंच और सरपंच को मिल करके यहाँ पर आवेदन देने के लिए आना पड़ा। हमारे गांव में इंडस्ट्री का जो रायपुर पावर है उसका फाइंस जो डिजस्टिंग बंद करने की वजह से पूरा फाइंस छतों में, घरों में और जो भी खेतों खलिहानों में जा रहा है, इसकी वजह से बंजर है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों के साथ पहुंची गांव की सरपंच ममता साहू ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जो चर्चा का विषय रहा कि गांव की मुखिया होने के नाते ग्रामीणों के साथ इसी तरह लगातार असहयोगात्मक रवैया अपना रही है और ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों के साथ भी वो नाराज होकर पहुंची थी। उनका ये रवैया किसी की मिली भगत की ओर से इशारा कर रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वेणुगोपाल राव निवासी दलित परिसर ब्लॉक 1 फ्लैट नंबर 11 कैलाश नगर द्वारा एक लिखित शिकायत एनबी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अश्वथ हेगड़े से बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने की मशीन क्रय करने अपने पार्टनर राजा जैन से चर्चा कर 64 लाख रुपए अश्वथ हेगड़े को दिया। अश्वथ हेगड़े द्वारा 1 माह के भीतर मशीन डिलीवरी करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अश्वथ हेगड़े द्वारा समय पर मशीन नहीं देने से परेशान हो गए और मशीन की डिलीवरी के लिए अनुनय विनय करने लगे। अब अश्वथ ने
साफ शब्दों में मशीन देने से इनकार कर दिया। तब मामला दर्ज कराया गया। जांच पर प्रार्थी एवं पार्टनर राजा जैन आशीष जैन का कथन लिया गया। जांच के दौरान प्रार्थी का बैंक स्टेटमेंट, व्हाट्सएप चैट आईडी की डिटेल प्राप्त किया गया। जुमला जांच पर अश्वथ हेगड़े द्वारा प्रार्थी वेणुगोपाल को बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने की मशीन खरीदी बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी व रकम गबन कर धारा 420, 409 भादवी का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तकनीकी जानकारी एकत्रित कर आरोपी की गिरफ्तारी करने मार्गदर्शन दिया गया, जिससे थाना पुरानी भिलाई से विशेष टीम गठित कर आरोपी पतासाजी का प्रयास किया गया। आरोपी शातिर किस्म का होने गिरफ्तारी से बचने हर संभव प्रयास करने लगा, जो अपने मोबाइल नंबर लगातार बदल रहा था। मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण से मोबाइल नंबर के कड़ियों को जोड़ते हुए नंबरों का डिटेल खंगाल कर तकनीकी विश्लेषण करने से जानकारी मिली कि आरोपी अश्वथ हेगड़े कर्नाटक राज्य बेंगलोर के थाना राजाजी नगर क्षेत्र में है। लोकेशन मिलने से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश पर विशेष टीम द्वारा थाना प्रभारी सुब्रमण्यापुरा नगर से संपर्क कर आरोपी अश्वथ हेगड़े को अभिरक्षा में लिया। जाकर पूछताछ करने पर धारा सदर का अपराध घटित करना स्वीकार किया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं मामले में अन्य साक्ष्य एकत्र करने के लिए आरोपी अश्वथ हेगड़े उम्र 29 साल, साकिन 2173, टावर 2, फिनिक्स अपार्टमेंट, राजाजी नगर, बेंगलुरु, थाना सुब्रमण्यापुरा नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक का न्यायालय बेंगलुरु से पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई प्रभारी निरीक्षक विनय सिंह बघेल, उप निरीक्षक लाभाराम ध्रुव, आर राकेश सिंह, आरक्षक संदीप सिंह, हरीश राव एवं साइबर सेल दुर्ग से चंद्रशेखर बंजीर, आरक्षक विक्रांत यदु की उल्लेखनीय भूमिका रही। भिलाई नगर थाने का मामला है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व प्रार्थी ने आकर शिकायत की थी कि एक कंपनी एस्टेब्लिश करने के नाम पर लेकर जो कि रिसाइकलिंग बैग बनाने का काम था, उसी पर से बेंगलोर बेस्ड पार्टी ने 85 लाख रुपए प्रार्थी से ले लिया था। उसके बाद से ना उनका काम कर रहे थे, ना उनका पैसा वापस कर रहे थे। उस पर से प्रार्थी पुलिस के पास आकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर से आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें विवेचना उपरांत एक टीम रवाना किया गया था बेंगलोर, जहां बेंगलोर से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके ओल्ड भिलाई पुलिस ने लेकर आया है, उनको रिमांड पर भेजा जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। हुडको कालीबाड़ी में 4 से 6 मई तक आयोजित कार्यक्रम के तहत 5 मई की शाम 8 बजे से जी बांग्ला सारेगामा फेम शंपा विश्वास व उनकी टीम बाउल गीतों की प्रस्तुति देंगे। हुडको कालीबाड़ी मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि शुक्रवार को काली मां की भव्य व नयनाभिराम मूर्ति की स्थापना विधि विधान व मंत्रोच्चार के मध्य की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फेरो स्क्रैप निगम को केंद्र सरकार बेचने की मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। यह निर्णय श्रमिक विरोधी है, ऐसा मानना है कि फेरो स्क्रैप निगम श्रमिक एसोसिएशन के सदस्यों का है। फेरो स्क्रैप निगम के अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यालय के सामने प्रत्येक दिवस सुबह 9 व संध्या 5 बजे एकत्र होकर केंद्र सरकार के निजीकरण करने के निर्णय का विरोध व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लाभ देने वाले इस संगठन को निजी हाथों में देने का षड्यंत्र किया जा रहा है।
यह श्रमिक विरोधी निर्णय है, इसका जमकर विरोध किया जाएगा। जिस प्रकार सरकार ने 31 मार्च 2022 को यूआई निकाली, FSNL एरोस्पेस निगम लिमिटेड का 100% निजीकरण किया जाएगा और जिसमें एम्प्लॉय लोग सोच रहे हैं हमारे विषय की ये भविष्य नहीं है, इसका अंधकार में है पूरा भविष्य, बच्चों का भविष्य सब अंधकार में है, कोई भी एम्प्लॉय का भविष्य को नहीं देख सकता। सरकार के इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अंतिम समय तक लड़ेंगे। ये प्रदर्शन हमारा डेली सुबह शाम हो रहा है, सुबह 9 बजे हम लोग यही सब करते हैं और इससे अभी तो शुरुआत करी है। पहले दिन ये पट्टी लगा के आप देख रहे होंगे, काली पट्टी लगा के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी एक और मुहिम चालू करी है, पोस्ट कार्ड, जो प्रधानमंत्री को हम लोग लगभग 30,000 पोस्ट कार्ड भेजने से हमारी कम से कम केंद्र सरकार हमारी मांग को सुनेगा। हमारी क्या है, जल्द से जल्द कुछ अच्छी कार्रवाई लेगा, निर्णय लेगा जो सबके हित में हो, एम्प्लॉय का भविष्य सुरक्षित बन सके। मैं फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन निगमन कार्यालय में जो रजिस्टर एक सोसाइटी है वो, और हमारे साथ साथ बाकी पूर्व संयुक्त कर्मचारियों का जितना भी संगठन है, यहाँ पे भिलाई इकाई में एक संगठन है, फिर राउरकेला इकाई में जो संगठन है, दुर्गापुर, बनपुर, बोकारो, यहाँ के सभी श्रमिक संगठन एक संयुक्त संगठन ने हमारा सेव FSNL नाम के एक कमेटी बनाया है और इसमें हर वर्ग के कर्मचारी, कार्मिक, अधिकारी सब इसमें शामिल हैं और इसको पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस पुरजोर विरोध का हमको जल्द से जल्द सरकार के तरफ से एक न्यायोचित निर्णय मिलना अपेक्षित है। FSNL प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है सिंस इंसेप्शन से, और FSNL का जो स्टार्ट हुआ है वो 1979 से स्टार्ट हुआ है। इसका जो मेन काम है वो है स्टील प्लांट से निकलने वाले स्क्रैप और स्लैग को प्रोसेस करना और रिटर्न करना स्टील प्लांट्स को ही। तो इसमें हम ना ही सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हमारा स्लोगन है FSNL का, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। तो ये जो स्टील प्लांट वेस्ट समझता था जिस मटेरियल को, हम उसको रीप्रोसेस करके उनको रिटर्न करते हैं, जिससे हम वेल्थ कमा रहे हैं और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा रहे हैं। और इसी का इम्पोर्टेंस देखते हुए मोदी सिंस इन द ईयर 1979 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FSNL को इंडियन कंपनी के रूप में FSNL को बनाया और तब से ही हम प्रॉफिट बना रहे हैं। और आज ये पोजीशन है कि FSNL को डिसइन्वेस्टमेंट देखना पड़ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट से गुजरना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ हो रही है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया है, लेकिन एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड इसमें कुछ भी बात नहीं, एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। तो एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि आगे उनका भविष्य में क्या है। तो इसीलिए सब हमारा जो डिमांड है, या तो हम इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को रोकें, या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक कुछ क्लियर गाइडलाइन दी जाए कि हमारा क्या होगा, हमें सेल के साथ में मर्ज किया जाए या तो इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को रोका जाए। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, निजीकरण की बंद दुकान। ग्रैंड न्यूज के लिए सुनील विश्वकर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। पुत्रा पुत्री विवाह में पुत्रा की बारात लेकर पहुंचे विधायक अरुण वोरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आह्वान पर दुर्ग जिला महिला कांग्रेस द्वारा गुड्डा गुड़िया विवाह का आयोजन किया गया। अक्ति त्योहार भले ही बीत गया है, लेकिन त्योहार की खुमारी अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है और रोजाना ही कहीं न कहीं गुड्डे गुड़ियों का विवाह संपन्न किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आह्वान पर दुर्ग जिला महिला कांग्रेस के द्वारा पुत्रा पुत्री के विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित विवाह समारोह में पुत्रा की बारात लेकर दुर्ग विधायक अरुण वोरा पहुंचे। साथ ही श्रीमती मंजू वोरा पुत्री की तरफ से उपस्थित रही। विवाह की रस्म अदायगी की गई। अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार कहा जाता है और ये दिन शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए मनाया जाता है। अरुण वोरा ने सभी को शुभकामनाएं दी व इस उपलक्ष्य में कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत सभ्य समाज का निर्माण है। इस विवाह के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि सभी को दहेज प्रथा को हटाना चाहिए। कार्यक्रम में गया पटेल, कन्या ढीमर, अजय मिश्रा, अल्ताफ अहमद, राजकुमार पाली, सुशील भारद्वाज, दिलीप ठाकुर, दीपक जैन, शिवकांत तिवारी, चंद्रमोहन गभने, छाया चौधरी सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे।
ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ऑनलाइन 18,24,780 रुपए ठगी का फरार मास्टरमाइंड राजन कपूर चढ़ा पुलिस के हत्थे। आरोपी देश छोड़कर हो गया था फरार। एलओसी लुकआउट सर्कुलर नोटिस से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर पकड़ाया आरोपी। उल्लेखनीय है कि बैंक मैनेजर को कॉल कर अपनी पहचान छुपाकर किया था धोखाधड़ी। पूर्व में प्रकरण के 4 आरोपियों को फरीदाबाद हरियाणा से किया जा चुका है गिरफ्तार। प्रकरण में 3 आरोपी थे फरार। अनुरंजन कुमार प्रियदर्शी ब्रांच मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक दुर्ग को फोन कर ठगों द्वारा अपने झांसे में लेकर कैलाश मध्यानी पार्टनर वेंकटेश मोटर्स रायपुर से बोल रहा हूं कहकर आरटीजीएस के माध्यम से अपने विभिन्न खातों में पृथक पृथक कुल रकम 18,24,780 रुपए ट्रांसफर करवा लिया गया था। प्रार्थी को रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 26/2022 धारा 420 34 भादवी एवं 66 DIT एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने निर्देश दिए गए। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी दीगर राज्यों से संबंधित होने से वरिष्ठ कार्यालय से आरोपी की पतासाजी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर टीम को दिल्ली हरियाणा रवाना किया गया। आरोपी गणों की पता तलाश कर प्रकरण के आरोपी विकास ढिंगर, मुन्ना साव, पवन मांझी, पुनीत गौतम उर्फ डंपी को पकड़ा गया, जो अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों, मोबाइल सिमों का उपयोग कर अपने अन्य साथी करण कपूर, राजन कपूर विनय उर्फ बबलू के साथ मिलकर जुर्म कबूल किए। आरोपियों को 10 फरवरी को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण में फरार आरोपी राजन कपूर के विदेश भाग जाने की सूचना के आधार पर पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट की जानकारी लेकर LOC लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी कराया गया था, जो दिनांक 4 मई के मध्यरात्रि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति को LOC के आधार पर पकड़ा गया है। सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर रात्रि में ही उप निरीक्षक राजीव तिवारी एवं आरक्षक जुगनू सिंह की टीम को दिल्ली भेजा गया, जो उक्त व्यक्ति को ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया जा रहा है। बाद अग्रिम कार्यवाही की जाती है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर, उप निरीक्षक राजीव तिवारी एवं आरक्षक जुगनू सिंह, थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग की विशेष भूमिका रही। वेंकटेश मोटर्स के नाम पर से SBI शाखा मोहननगर के कर्मचारियों को 18,24,00,000 रुपए का 18,24,000 रुपए का धोखाधड़ी हुआ था। उसी बस से अपराध कायम किया गया था और इसमें एक गैंग को ट्रैप किया गया था दिल्ली बेस, जिसमें से 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। बचे हुए 3 आरोपियों के खिलाफ 173 के तहत चालान पेश किया गया था। मिलाकर वो वांटेड थे और पुलिस अधीक्षक दुर्ग के महोदय ने इसमें LOC जारी किया था लुकआउट सर्कुलर। कल रात में सूचना है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो लुकआउट सर्कुलर जिनके खिलाफ जारी हुआ था, उनमें से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसी पर से मोहननगर की पुलिस को तत्काल रवाना किया गया है। आरोपी को, जो कि राजन कपूर है, 5वां आरोपी, उसको गिरफ्तार करके पुलिस मोहननगर पुलिस लेकर आ रही है और उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। महाविद्यालय में नैक ग्रेडिंग प्राप्त होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नवाज खान उपस्थित थे। उन्होंने प्रेस से चर्चा करते हुए महाविद्यालय को अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए हमने विगत 3 वर्षों से महाविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों, छात्र छात्राओं की सुविधा एवं अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे पुराने महाविद्यालय के जीर्णोद्धार, स्टेडियम निर्माण, जिम निर्माण, रंग रोगन सहित नए महाविद्यालय भवन में साइकिल स्टैंड निर्माण, कैंटीन निर्माण, CCTV कैमरे, वाटर कूलर, बैडमिंटन कोर्ट सहित अनेक सुविधाओं का विस्तार किया। नवाज खान ने महाविद्यालय में छात्र छात्राओं हेतु नए कोष उपलब्ध कराने एवं सीट वृद्धि के उक्त उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, स्थानीय विधायक भुवनेश्वर बघेल के सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि महाविद्यालय को अच्छा ग्रेड प्राप्त होने से UGC से महाविद्यालय को विभिन्न सुविधाओं के
विस्तारीकरण हेतु स्वीकृति आसानी से प्राप्त होती है। साथ ही जानकारी दी कि अगले सत्र से BA, MA, योगा साइंस एवं खेल कूद की कक्षाएं पुराने महाविद्यालय भवन में संचालित की जाएगी। उन्होंने महाविद्यालय को B+ ग्रेड प्राप्त होने पर समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी एवं उनके कार्यों की सराहना की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार जाम्बुलकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाविद्यालय को NAAC मूल्यांकन में B+ ग्रेड प्राप्त होना महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, छात्र छात्राओं, एलुमनी एसोसिएशन, जन भागीदारी समिति एवं समस्त क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उक्त उपलब्धि के लिए उन्होंने महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नवाज खान के उत्कृष्ट सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को NAAC ग्रेडिंग में B+ ग्रेड प्राप्त होने पर बधाई दी एवं भविष्य में महाविद्यालय विकास के लिए निरंतर अपना सहयोग इसी तरह देने प्रेरित किया। इस अवसर पर पत्रकार बंधु, महाविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन IQAC प्रभारी डॉक्टर EV रेवती ने किया। हमारे पास एक पैरामीटर था कि NAAC पीयर मूल्यांकन में हमको कौन कौन सी चीजें चाहिए। बहुत सारे एकेडमिक सेमिनार यहाँ आयोजित किए गए, अलग अलग विषयों पर आयोजित किए गए जिसमें हम लोग को नंबर मिले। कॉलेज में कैंटीन नहीं थी, हमने तत्काल कैंटीन का निर्माण करवाया, स्टैंड का निर्माण करवाया, वृक्षारोपण करवाया, पूरा रंग रोगन से लेकर जैसी हमारी सर्वे टीम कुछ आवश्यकता थी उसके अनुरूप हमारे पूरे साथियों ने मिलकर के, प्रदीप जाम्बुलकर जी, रेवती मैडम और समस्त हमारे स्टाफ के लोगों ने इस काम में योगदान दिया। इस पूरे ग्रेडिंग में जो B+ हमको मिला है, पूरे छत्तीसगढ़ में हम नंबर 1 पर हैं। उसके लिए जितना मैं राजनीतिक रूप से प्रदेश के मुखिया शिक्षा श्री भूपेश बघेल जी, शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी और क्षेत्रीय विधायक भाई पुनेश्वर बघेल जी को श्रेय देता हूँ, उतना ही श्रेय मैं अपने महाविद्यालय के स्टाफ को भी देता हूँ जो लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस पूरे मिशन में लगे रहे। और आज स्थिति है कि हम छत्तीसगढ़ के नंबर 1 कॉलेज में हैं और B+ कैटेगरी हमको मिली है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं जो इस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, उनके सब के लिए गौरव का विषय है, डोंगरगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि आज हम लोग अपने कॉलेज को एक नाम दिला पाने में सफल हुए। ये पत्रकार वार्ता महाविद्यालय को जो NAAC मूल्यांकन, राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद के द्वारा हर कॉलेज को NAAC कराना पड़ता है, जिससे महाविद्यालय की स्थिति का आकलन 5 साल में महाविद्यालय किस स्थिति में था, अभी किस स्थिति में है, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं थी और वर्तमान में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, जिससे उनके पूरे विकास किया जा सके, समग्र रूप से उनको विकसित करने के लिए प्रयास किया गया है कि नहीं। इन सब चीज़ों का 5 वर्ष के आधार पर मूल्यांकन होता है। इसके पहले 5 वर्ष पूर्व हमारे नेहरू महाविद्यालय का राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद अर्थात NAAC के द्वारा मूल्यांकन हुआ था तो B 2.21 प्राप्त हुआ था। और आज 5 वर्षों के पश्चात हमने अपने महाविद्यालय की अधोसंरचना में, एकेडमिक विभाग में और प्राध्यापकों के स्थिति को सुधारने में और छात्रों छात्राओं को नई तकनीकी प्रदान करने में महाविद्यालय अग्रसर हुआ है। और हमने अपने महाविद्यालय में छात्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए, एक उचित रख रखाव को ध्यान में रखते हुए 2-2 छात्रों के लिए साइकिल स्टैंड निर्मित किए हैं, जिससे कि वो अपनी गाड़ी की व्यवस्थित रूप से रख सके और अपने अध्यापन को सुचारू रूप से गति प्रदान कर सके। हमारे महाविद्यालय की लाइब्रेरी की व्यवस्था ई-लाइब्रेरी हो चुकी है, जिसके माध्यम से छात्र ई-लाइब्रेरी के माध्यम से भी घर बैठे भी किताबों का अवलोकन करके अपने मस्तिष्क का सही उपयोग कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को ब्राइट बना सकते हैं।
ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भीषण गर्मी में गांव के सूखे तालाबों को भरने के लिए तांदुला जल संसाधन विभाग के खपरी जलाशय से भरने की कवायद जारी है, लेकिन इसी बीच विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है, जिससे तालाबों के लिए छोड़ा गया पानी आसपास के खेतों में जाकर लबालब भरा हुआ है। इसके लिए विभाग की ओर से हुए नाली निर्माण व गुणवत्ता में भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है। 45 डिग्री तापमान की तपिश के बाद अचानक बदला हुआ मौसम और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश के बाद पानी से यह लबालब भरे खेत। यदि आप सोच रहे होंगे यदि यह भयंकर बारिश का नतीजा है तो आप गलत सोच रहे हैं। खेतों में भरा यह पानी तांदुला जल संसाधन विभाग की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है, जो कि गांवों में आम निस्तरी तालाबों को भरने के लिए छोड़ा गया था। एक और जहां पानी के एक एक बूंद के लिए हर जगह संघर्ष जारी है, वहीं विभाग के अधिकारी अपने वातानुकूलित कमरों से निकलकर पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाना चाहते। जब किसानों को कृषि कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तब अपने फसल बचाने के लिए समय समय पर पानी नहीं मिलता और गर्मी के दिनों में जहां पानी सिर्फ इन तालाब और पोखरों को ही भरा जाना चाहिए, वहां पर यह पानी बेवजह गांव की गली व खेतों में भरा हुआ है। जिन नालियों से यह पानी गांवों में पहुंचाया जा रहा है, उसे समय समय सफाई कराने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। गांवों में ग्रामीणों ने इन नालियों को कचरों से भर दिया है। इस वजह से ही पानी की बर्बादी हो रही है। किसान बताते हैं कि इस घोर लापरवाही का कारण भ्रष्टाचार की नींव पर बनी जीर्ण शीर्ण व नालियां हैं, जिसे कुछ वर्ष पूर्व ही विभाग द्वारा निर्माण किया गया था। इस विषय में हमने कुथरेल के किसान देव नारायण से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं कृषक हूँ। यहाँ निस्तारी के लिए जो पानी आता है वो खपरी जलाशय से आता है, जो संबंध है तांदुला जलाशय से है। अब उसका रख रखाव साल 2 साल पहले सीमेंटीकरण हुआ था नहर का, और वो सीमेंटीकरण ढंग से हुआ नहीं है। उसमें सब अधिकारी लोग और नेता लोग पैसा खा गए, क्योंकि वो तो साल भर नहीं टिका और पानी जैसे तैसे बह गया है। अब उनके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि उसकी देखरेख में सब काम हो रहा है। तांदुला जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार पांडे से मिलकर पानी की हुई इस प्रकार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है और आगे इस नुकसान से बचने के लिए विभाग के क्या कार्य योजना होगी, यह बात जानने पहुँचे तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग ग्रामीण से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।